Assalamualaikum everyone and welcome to the latest episode of The 12th Man. बड़े अरसे बाद हम शो कर रहे हैं. दैट्स बेसिकली बिकॉज बीच में आइसोलेशन में क्रिकेट कोई नहीं थी, फिर क्रिकेट शुरू हुई तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं थी, लेकिन अब वी आर बैक एट इट जस्ट एंड आवर टीम इज़ ऑल्सो बैक एट इट. 5th से हमारा मैच शुरू हो रहा है इंग्लैंड के साथ, टेस्ट मैच. बड़ी यूनिक सिचुएशन है, क्राउड नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा लंदन में मैच कोई नहीं होगा, ना लॉर्ड्स ना ओवल. हालांकि पाकिस्तान के दो सबसे सक्सेसफुल ग्राउंड्स हैं वो इंग्लैंड में. हम दोनों स्क्वाड्स को डिस्कस करेंगे एंड पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए, अपनी सीरीज़ की प्रेडिक्शंस एंड ऑब्वियसली फिर उसके बाद आप लोगों की सीरीज़ की प्रेडिक्शंस. तो लेट्स स्टार्ट विद द पाकिस्तान स्क्वाड. ऑब्वियसली अजहर अली कैप्टन एंड बाबर आजम वाइस कैप्टन, फिर आबिद अली ओपनर, असद शफीक मिडिल ऑर्डर में, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर, फवाद आलम वेलकम बैक फाइनली. वेलकम बैक तो नहीं, श्रीलंकन स्क्वाड में भी थे ये, श्रीलंका अगेंस्ट खेलने के लिए चांस नहीं मिला. इमाम उल हक एज एन ओपनिंग ऑप्शन, इमरान खान, काशिफ भट्टी एज एन ऑलराउंडर, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सरफराज, शादाब, शाहीन, शान मसूद, सुहेल खान, उस्मान शनवारी, वहाब रियाज, यासिर शाह. तो काफ़ी बड़ा स्क्वाड है एंड काफ़ी डेप्थ है स्क्वाड में हर लिहाज से. स्पिनर सिर्फ 2 ही हैं बट फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है. शनवारी हैं, सुहेल खान है, शाहीन है, वहाब हैं. ओपनिंग ऑप्शंस भी हमारे पास 3 आ जाती हैं इसमें. इवन अजहर अली को भी आप ओपनर कंसिडर कर सकते हैं. बट एक्सपीरियंस के लिहाज से, इंग्लैंड में खेले हुए प्लेयर्स के लिहाज से, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के लिहाज से, इतने लिहाज से सबने टीम सेलेक्ट नहीं की जितने लिहाज से आप सोच रहे हैं. यार सोचना पड़ेगा, मैच खेलने जा रहे हैं वहाँ पे इतने अरसे बाद, कुछ तो करना पड़ेगा. 16 में हमारी टीम बहुत एक्सपीरियंस थी, 16 में हम अच्छा कर गए, 2-2 सीरीज ड्रॉ कर ली. 2 टेस्ट मैच एक टूर पे जीतना बड़ी बात है. 18 में हमारी टीम यंग थी रिलेटिवली, लेकिन फिर भी एक मैच जीत गए, एक मैच हार गए, वो कोई इशू नहीं. 1-1 फिर सीरीज ड्रॉ कर ली. सो बेसिकली हम पाकिस्तान इंग्लैंड में सीरीज हारे हुए बड़ा अरसा हो गया. टेस्ट सीरीज हारे हुए तो इतना अरसा नहीं हुआ, हमें जीते हुए ज़्यादा अरसा हो गया. लेकिन 2 सीरीज हम ड्रॉ करके आए ना पिछली 2, तो 16-4-5 साल हो गए. हारते भी रहे हैं ना, वो उससे पहले तो बड़ा कुछ करते रहे, हारते रहे हैं. 2010 में हम हारे, फिर हम उस अगले टूर पे भी, तब हम 3-0 हारे थे. आखिरी मेरा ख्याल है वो फोरफिट हो गया था. नहीं, वो उससे पिछला टूर था शायद, 6 वाला था. वो 6 वाला था, फोरफिट वाला. वो 3-0 हारे, स्पॉट फिक्सिंग. हाँ, फिर उसमें 3-1 हारे. उसके बाद आई थिंक फिर हम एक और भी 16 में गए थे. वो 12 में इनका अबू धाबी टूर हुआ था, दुबई. पर मैं जो इसमें चीज़ देख रहा था, स्क्वाड में हम देखना शुरू करें क्योंकि यहाँ पे उनकी पूरी डिटेल लिखी हुई है. तो एक जो डेप्थ की हम बात कर रहे थे, या तो वो सारे के सारे 35 के स्पेक्ट्रम पे हैं हमारे प्लेयर्स, या वो 22-23 के ऊपर हैं. दरमियान में आपको 1-2 लोग मिलते हैं, जिस तरह फ़हीम है जो 26 साल के हैं, या रिजवान है जो आपको मिल जाते हैं. इवन आप देखो काशिफ भट्टी जिनको हम लेके आए हैं वो 34 साल के हैं, रिजवान 28 के हैं. बाकी आप वो सरफराज 33, तो या तो आपको मिल रहे हैं लोग. इवन शान 30 के हो चुके हैं अब इतने साल से खेलते हुए. सो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस, और यही फिर इनके एक्सपीरियंस का भी डिफरेंस है कि जिन लोगों ने, जिनके 34-35 साल उम्र हो चुकी है. अजहर अली का पहला टूर तो नहीं है, अजहर अली 2010 से टूर कर रहे हैं, 10 में टूर कर रहे थे. आमिर नहीं, अगर वो होते तो वो भी इतना उनको हो चुका था. वहाब रियाज भी जो है वो कब से 2010 का डेब्यू है, सेम वहाब, आमिर, अजहर, ये सब सारे उसमें डेब्यू. लेकिन बाकी ठीक है, अभी देख हमारे पास ऑप्शंस तो हैं, लेकिन अब बात वही है कि आपके जो ओपनर्स हैं, अगर हम उनसे स्टार्ट करें तो आबिद अली, उनको एक और शॉट दी जाएगी. जो बंदा पीछे इतनी रिच फॉर्म पे आ रहा है उसको आप और कोई ड्रॉप करने की वजह भी नहीं है. उनका साथ कौन देंगे, इमाम उल हक या शान मसूद? शान मसूद हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो सेना पिचेस में बहुत बेहतर, साउथ अफ्रीका में अच्छा परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में एक आधी इनिंग छोड़ के वो पिच पे टिकने में ज़्यादा बेहतर हैं. तो और टेस्ट के लास्ट टेम्परेमेंट उनको ज़्यादा है तो वनडे में उनको अगर आपने वो भी नहीं खिलाना तो फिर काइंड ऑफ उनकी जगह नहीं बनती स्क्वाड के अंदर, क्योंकि T20 तो खेलने से रहे. आई थिंक आबिद एंड शान शुड बी आवर ओपनर्स. श्रीलंका सीरीज़ में भी इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ऑलबेट होम सीरीज़ थी, लेकिन अवे टूर का अगर हिसाब रखा जाए तो शान ने अवे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. साउथ अफ्रीका इंटरेस्टिंग बात है कि शान आपके सीनियर पार्टनर होंगे एज कम्पेयर इन टर्म्स ऑफ टेस्ट मैचेस और इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस इंटरनेशनल लेवल का. हालांकि आबिद उनसे काफ़ी बड़े हैं, इतने बड़े नहीं, टू बी ऑनेस्ट 3 साल का फ़र्क ही है. बट जनरली वो काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि आज मैं जिस तरह दोपहर को मैंने शेयर भी की थी सईद या वो आमिर सेल वालों की जो वीडियो मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी. उन्होंने ये था कि हम में से एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म होता था और वो लोग रूममेट्स भी थे, तो वो हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे. अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है तो हम दूसरे को जान के नहीं आगे लाते थे, हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके थे कि हम जो है उसको बॉलर को फेस करेंगे या उस अटैक को फेस करेंगे, और जब उसका कंफर्ट लेवल होगा उसको वहाँ आके लेके आते थे. तो वो एक अपनी अंडरस्टैंडिंग थी. इट वाज नॉट अ टीम्स इंस्ट्रक्शन, इट वाज नॉट अ प्लान.
लेकिन वो दो ओपनर्स की आपस में बन जाती है। वो अंडरस्टैंडिंग तो इस तरह बनती है ना, उन्होंने कितने साल इकट्ठे ओपनिंग की। हमारे ओपनर्स तो हम उनको, हमारा बस चले तो 2 इनिंग्स लगातार ओपन ना करने दें इकट्ठे। नहीं उनको भी यार, उनको जितना लंबा वो प्लेयर खेल सकता था इवन हमने उनको भी नहीं खेलने दिया, और अभी भी वो खैर। पर ये अगर आपके 2 ओपनर होते हैं नंबर 3 पे, या फिर आपके अजहर अली की जगह फिक्स है, फिर बाबर आजम 4 पे, हालांकि आइडियली आई वांट बाबर आजम टू बैट एट 5। उसका मतलब फिर आपको असद शफीक को ऊपर आना पड़ेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल बाबर बाबर आजम ऊपर आ नहीं सकते, उनको नंबर 6 बहुत पसंद है। हाँ, तो फिर आप नंबर 4 पे आपके पास कोई है नहीं इस टाइम, तो बाबर आजम पहले हारिस सोहेल होता तो चांस बन जाता था। हारिस सोहेल तो गए नहीं हुए। बाबर आजम के बाद आई वुड सजेस्ट फवाद आलम, आफ्टर विच आई वुड सजेस्ट असद शफीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस थे कि इफ्तिखार अहमद को खिला दिया जाएगा नंबर 5 के ऊपर, लेकिन अब क्योंकि वो स्क्वाड में नहीं है, तो टू बी ऑनेस्ट इस टाइम आपके बेस्ट ऑप्शन यही है, अनलेस हम कोई नया एडवेंचर करें और हम 3 ओपनर खिला के उस तरह काम चला लें। पहले ऐसा आउट हुई है वो हम एक और तजर्बा भी कर सकते हैं, हम 6 पे इमाम हक को भेज सकते हैं। क्यों? वो तो फिर आप फ़हीम अशरफ को भी खिला सकते हैं टेस्ट मैच, और उनको भी फ़हीम अशरफ ने हाफ सेंचुरी स्कोर की हुई है यूके में, तो एक तरीका। लेकिन मेरा ख्याल है कि फवाद आलम को ऑप्शन देंगे ताकि वन फॉर ऑल डिसाइड हो, वंस एंड फॉर ऑल एग्जैक्टली डिसाइड हो। फवाद आलम का अभी हमने एज से बात शुरू कर दी, तो फवाद आलम का एज वाला फैक्टर भी इतना काउंट नहीं करना चाहिए कि उनके बारे में ये मशहूर है ना कि ओवर एज हो गया अब क्या करियर बनाना, बट ही इज आपने टीम सेम एज एज एवरीवन एल्स, एग्जैक्टली यंगर देन सम एज वेल। हां, आपकी कैप्टन से तो यंग है ये। हाँ, तो आई थिंक इतनी बड़ी बात नहीं, आई थिंक फवाद शुड बी बैटिंग एट 5। और अगर बहुत ही हालात ख़राब हुए तो कोई पता नहीं, आपके चीफ सेलेक्टर भी खेल रहे हैं उसी टीम की तरफ से, तो वो भी बहुत पीछे हैं एज के अंदर, वो मसला नहीं है। सो फवाद आलम, और फिर आएंगे असद शफीक, फिर आएंगे मोहम्मद रिजवान, व्हाई नॉट सरफराज। सरफराज इस टाइम आपकी फर्स्ट चॉइस है नहीं। सरफराज इस टाइम इसलिए वहाँ पे गए हुए थे क्योंकि आपके पास जो है आपका कवर होना चाहिए था, और आपको 2 कीपर चाहिए थे वहाँ पे। अगर आपने आपस में भी खेलना है तो 2 कीपर होने चाहिए। हाँ। और इवन उनका भी कवर रोहेल नज़ीर थे जिनको भेजा हुआ था हमने, क्योंकि जब ये कोरोना पॉजिटिव आने शुरू, रिजवान का पॉजिटिव आया, हाँ। तो फिर हमने वो कवर भी भेज दिया था। तो ये सिर्फ कवर की गेम चल रही है। और रोहेल नज़ीर को वापस बुला लिया, रोहेल नज़ीर की जगह हमने आमिर को भेज दिया, मोहम्मद आमिर तो पहले ही थे, टीम के साथ थे, वहाब रियाज गए हुए थे, मोहम्मद आमिर को भेजा है। और मोहम्मद आमिर बेसिकली कवर थे हारिस रऊफ़ का, जो कि वापस पहुंच चुके हैं। हाँ। तो अब हम 2 टीमें फास्ट बॉलर्स की बना के खेल सकते हैं आपस में क्योंकि हमने इतने इकट्ठे कर लिए, हर एज का, हर स्टाइल का। तो सरफराज का इस टाइम ये है कि एक तो उनकी फॉर्म है, दूसरा इस टाइम रिजवान को ड्रॉप करने की कोई एक वजह बताएं मुझे। ऑस्ट्रेलिया में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी थी। मतलब मेरे पॉइंट कंसिस्टेंट चलती आ रही है अपने प्लेयर को, या तो कोई PSL हुआ होता है या डोमेस्टिक क्रिकेट में रिजवान फ्लॉप हो रहे होते। जब आप पिछले 2 महीने 4 महीने पहले के टूर पे टीम बेस कर रहे हैं, तो फिर तो रिजवान आपके फर्स्ट चॉइस कीपर थे, बिल्कुल। तो कोई रीज़न नहीं बनती, डिस्पाइट मुझे पता है वो फेसबुक पे हर जगह में वो एक चल रहा होता है कराची से लाहौर की और सरफराज एंटी सरफराज के, लेकिन इस टाइम कोई तुक नहीं बनती। हाँ, उसको खिलाएं। ये हो सकता है कि अगर रिजवान सही तरह परफॉर्म ना कर सकें तो T20 में सरफराज को लिया जा सकता है, अगर वो फॉर्म में है, वो टीम बेहतर जानती हो। बिल्कुल। बट अभी इस टाइम इस चीज़ को मुझे ड्रॉप करने की वजह समझ नहीं आती। सिलेक्ट करने की वजह तो ये जी हमें सरफराज बहुत पसंद है, लेकिन परफॉर्मेंस तो किसी के पास भी नहीं है। हाँ, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, कोई हुआ भी नहीं, कोई मैच नहीं हुआ ना, किस बेस पे आप करेंगे सिलेक्ट। लेकिन वहाँ पे जो प्रैक्टिस मैचेस हैं उनकी बेसिस पे भी बड़ा कुछ चेंज हो सकता है यार। उनके प्रैक्टिस मैच की बेस पे अगर हमने इस तरह की एडवेंचर किया तो बहुत बुरी तरह बैकफायर करेगा, क्योंकि उसमें फिर आपके जो टॉप पे बॉलर आते हैं वो सुहेल खान जो है वो सबसे आगे आपके हैं। फिर आपको मुझे हम आगे इस तरह बात करेंगे, फिर आप किस बॉलर को ड्रॉप करेंगे अगर आपने सुहेल खान को इंक्लूड करना है। हाँ। इस बेस पे कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को आउट बड़ा अच्छा किया था उसके अंदर। खैर, उससे आगे चलते हैं। आपके रिजवान सिलेक्ट हो गया, रिजवान के बाद फिर आप कहते हैं बॉलर 4 बॉलर होंगे हमारे, 4 बॉलर होंगे। यासिर शाह को हमने फैसला कर लिया हुआ कि यासिर शाह को हमने हर ओवरसीज टेस्ट खिलाना है और उनकी एवरेज ख़राब करनी है, तो बिल्कुल आई एम श्योर यासिर शाह खेलेंगे। अभी हम 10 मिनट पहले पढ़ भी रहे थे कि मिसबाइज आएंगे, ट्विन स्पिन अटैक, तो वो मुझे उसकी सेंस नहीं समझ आती। मे बी वो फिर ये भी हो सकता है कि वैसे यासिर या शादाब को नहीं खिला सकते आप। क्यों नहीं खिला सकती या नहीं खिला सकते? क्यों नहीं खिला सकते? क्योंकि स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, अभी मूड नहीं हो रहा होगा, डजंट मैटर। नहीं, अगर आप 2 स्पिनर खिलाओगे तो फिर दूसरे स्पिनर कौन होगा? अब देखें ना बात किस तरह है। अब ये नंबर 6-7 तक हमने कीपर तक टीम डिसाइड कर ली। अब आगे हम पे डिपेंड करता है कि हम बैटिंग में डेप्थ चाहते हैं या हम बॉलिंग में स्ट्रेंथ चाहते हैं। अगर आप बैटिंग में डेप्थ चाहते हैं तो आप फ़हीम और शादाब खिला लें, आपको फास्ट बॉलर और स्पिनर और 2 बैट्समैन मिल जाते हैं। शादाब और फ़हीम का रिकॉर्ड भी यूके में अच्छा है, वो 50s वगैरह स्कोर कर चुके हैं। शादाब की तो 3 थी पिछले टूर पे 2018 वाले में, आयरलैंड के साथ और इंग्लैंड के अगेंस्ट। और फ़हीम अशरफ ने भी आयरलैंड के अगेंस्ट हमें रेस्क्यू किया था, वो ज़ाहिर है हमने
दिखाना तो था कि आयरलैंड भी एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है माशाल्लाह, तो हमने बड़ा सारा किया अपनी बैटिंग का, फिर फ़हीम अशरफ ने बचाया आके। तो एक्सपीरियंस इनका उन कंडीशन में दोनों का बैटिंग है, ठीक है ब्रॉड एंडरसन के आगे शायद इतना नहीं है लेकिन है। तो शादाब एंड फ़हीम बिकम वाइबल ऑप्शंस अगर आपने बैटिंग को डेप्थ देनी, विच मीन्स यू बैट अप टिल 9, लेकिन फिर आपके पास 2 स्पेशलिस्ट बॉलर की जगह बचती है, विच मीन्स कि यहाँ अब उसमें आपके पास क्या है, नसीम शाह, शाहीन शाह, मोहम्मद अब्बास। अब अगर इस लिस्ट के मुताबिक जाएँ तो फिर आपके पास वहाब रियाज भी हैं, वो आपके पास उस्मान शनवारी भी हैं, आपके पास इमरान खान भी हैं, 6 बॉलर आते हैं। अब्बास तो डेफिनेटली खेले ही खेले, वो तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के इस वक्त जेम्स एंडरसन लेवल के बॉलर हैं, विच इज़ सेइंग अ लॉट फॉर अब्बास। लेकिन स्पेशली बिकॉज एंडरसन इज़ ऑलमोस्ट 600 विकेट्स, लेकिन आप अब्बास को खिलाएं ही खिलाएं। उसके बाद आ जाती है बात कि आपने ट्विन स्पिन अटैक खेलना है, जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ भी रहे थे। दैट मीन्स कि आप शादाब और यासिर दोनों को खिलाएंगे, और अगर आप यासिर शाह को नहीं खिलाते और आप 2 फास्ट बॉलर खिला लेते तो नसीम या शाहीन, आई वुड सजेस्ट शाहीन शाह। मैं भी देख रहा था कि इन सब में देखा जाए तो आई थिंक नसीम शाह का चांस अभी थोड़ा कम बन रहा है। शाहीन आफरीदी ने वर्ल्ड कप खेला है, परफॉर्म भी किया है, और इंग्लैंड में किया है, अब्बास ने भी किया हुआ है। और अगर आपने 2 को खिलाना है तो फिर ये गुड इनफ है। एक और ऑप्शन भी हो सकती है कि अगर आप तीसरा फास्ट बॉलर खिलाएं और फवाद आलम स्पिन करा लें, फवाद आलम बाहर वाले इस तरह तो अजहर अली भी स्पिन करा लेंगे, वो तो करा लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह तो यासिर शाह बैटिंग भी कर लेंगे। इस टाइम मेरा नहीं ख्याल कि आपको 2 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए सिर्फ। हमें आई थिंक 3+1, 3 जिस तरह इंग्लैंड खिलाता रहे पिछली सीरीज, डॉम बेस खिला, लेकिन डॉम बेस का चक्कर ये है ना कि वो ऑलराउंडर है, ऊपर से तो हमारे भी कर लेंगे, टेंशन ना ले आप, यासिर शाह कर लेंगे सब चीज़। लेकिन मकसद यही है कि 3 फास्ट बॉलर से कम पे आई डोंट थिंक हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। जब आपके पास फ़हीम अशरफ वगैरह नहीं खेल रहे, मज़्यूम ये कर रहे हैं कि वो नहीं खेल रहे, हाँ, और फवाद खेल रहे हैं उनकी जगह। अगर फ़हीम खेल रहा है तो चलो फिर आपकी थर्ड ऑप्शन बन जाती है, लेकिन इवन वो भी रिस्क है वो। ही इज़ नो बेन स्टोक्स, मतलब फ़हीम अशरफ जितने मर्जी फिट हो जाए, वो बेन स्टोक्स के लेवल पे तो नहीं है। और दूसरा, अगर आपको वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अगर उन्होंने इंग्लैंड की स्ट्रेंथ किया है, वो स्पिन ट्रैक क्यों बनाएंगे अगर उनकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है तो? लेकिन आपके सामने ये पिछले 2 जो थे वेस्ट इंडीज़ वाले मैचेस थे, उसमें स्पिन तो चली है, ठीक है, वेस्ट इंडियन स्पिनर इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, कॉर्नवॉल या चेस, लेकिन उसमें बेस्ट ने विकेट्स तो निकाली हैं यार। इसमें एक और बात ये भी आती है कि अगर हमें चाहिए क्या, बैटिंग डेप्थ या बॉलिंग डेप्थ? आई थिंक हमें बैटिंग डेप्थ चाहिए। बिल्कुल। अगर आप इंग्लैंड को रोज होकर आपने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और आपने उनको लेट से 310 पे आउट कर लिया और खुद आप 170 पे आउट हो रहे हैं, तो फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ, ठीक है। उससे अगर बेहतर आप, उन्होंने 440 की है, आप 420 पे आउट हो रहे हैं, तो आप फिर भी गेम में, आप सेकंड इनिंग में उनको 100 पे आउट करके फॉर एग्जांपल आप फिर भी चेस कर सकते हैं। आप 200 पे आउट करके 200 चेस करेंगे। जब आप 300 की या 200 की लीड खा लेते हैं तो फिर तो 50 भी करते हैं तो आपको 250 करना पड़ता है, ऐसी है। तो इसलिए हमारा जो मसला है हिस्टोरिकली, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा जो है वो इस टाइम आपका बैटिंग का है। हमारे जो बैटिंग कोलैप्सेस हैं वो ज़्यादा हैं। इंग्लैंड कोलैप्स करता है, हम उनसे बड़ा कोलैप्स करते हैं। तो एक दफ़ा इनको मुझे याद है, उनको हमने 100 से पहले भी आउट किया, फिर हम भी 100 से पहले भी आउट हो गए, फिर अगली दफ़ा उन्होंने मामा को 200-300 किया, फिर हम हार गए मैच। तो इस तरह, तो इसलिए फिर हमें बैटिंग ज़्यादा डेप्थ चाहिए। अच्छा, बैटिंग की डेप्थ हमें चाहिए। अब हमारे जो टॉप 6 हमने टॉप 7 करने चले, रिजवान एंड सरफराज जो भी आएंगे वो बेसिकली कीपर बैट्समैन है। तो जो हम 7 बैट्समैन लेके आए हुए हैं अभी, हमने जो डिसाइड किए हैं उसमें से उनके अगेंस्ट जो बॉलिंग कर रहे होंगे, वोक्स, स्टोक्स ऑलराउंडर हो गए, इनके बेस्ट ऑलराउंडर हो गए इंग्लैंड का। 3 बंदे साइड पे कर लें आप, मार्क वुड, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जोफ्रा आर्चर, ये 7 बंदे जो इनको बॉलिंग कराएंगे। ले दे के जो रूट भी बीच में, कभी अगर हमने कभी इनको इतना थका दिया कि 80 ओवर खेल लें तो जो रूट भी बीच में आ जाते हैं। तो हमारे कौन से बैट्समैन हैं जो इन 7 के 7 बॉलर्स को काउंटर कर सकते हैं? यार अगर उस तरह तो फिर तो आप जाइए ना खेलने। नहीं, मैं वैसे ही बात नहीं, लेकिन आपके देखो बाबर आजम कर सकता है। अच्छा, ठीक हो गया, इसमें कोई शक नहीं। अजहर अली अपने दिन पे अगर इंसानों की तरह खेले वो कर सकता है, उसमें इतनी कैपेसिटी आपकी है। फवाद आलम, यू नेवर नो आजकल वो कहाँ पर है, किसी को नहीं पता। वो कहाँ खड़े हैं ज़िंदगी में, कहाँ खड़े हैं, तो उनका ज़िंदगी में। रिजवान से कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, ठीक है, मतलब ठीक है वो आपको नॉर्मल दे देंगे। आबिद अली अगेन एक अनटेस्टेड टेरिटरी के अंदर, आई थिंक कि अगर हम शान कर सकता है, शान मसूद, मैं ये कहने लगा, शान कर सकता है। अगर हमारा जो टॉप 7 है ना, जो हमारे लिए की प्लेयर्स जैसे टॉप 7 में शान मसूद, अजहर अली, बाबर आजम, ये 3 आपके की प्लेयर्स हैं। इनके ऊपर आपकी सारी की सारी बैटिंग इनिंग्स डिपेंड करती है। और अगर ये चल गए तो असद शफीक ने सेंचुरी करनी है। हाँ,
क्योंकि नहीं, अगर ये ना चले तो, अगर ये चल गए तो असद शफीक 70 चलो 70-80 कर लेगा। पॉइंट ये कि अगर ये चल गए तो फिर वो भी चल जाएगा। असद शफीक के बारे में द प्रॉब्लम इज के वो काउंटी भी नहीं खेलते, वो डोमेस्टिक भी पता नहीं किधर खेल रहे हैं आजकल, तो खैर हो भी नहीं रही। बट असद शफीक का है कंसिस्टेंटली टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, इतने कंसिस्टेंटली आप टेस्ट क्रिकेट देखते नहीं जितने कंसिस्टेंटली टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। क्रीज टाइम जो है ना असद शफीक को बनाने की बहुत सख्त जरूरत है। ही इज ड्यू अ बिग इनिंग्स नाउ। वो 137 ऑस्ट्रेलिया वाला वो भूल जाए, मतलब मूव ऑन एंड डू समथिंग बेटर देन दैट, वो बड़ा सख्त ज़रूरी हो गया इन पे। एंड आई थिंक ये 3 हमारे की प्लेयर्स हैं टॉप हमारे बैट्समैन में। बाकी सारों से एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है लेकिन वो अनरीजनेबल होगा। शफीक आउट ऑफ फॉर्म है, अजहर अली ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली इंग्लैंड में, एंड बाबर आजम सारों के इस वक्त ब्लू आइड बॉय हैं, तो उस पर वो भी है ना, लेकिन उसको एंड शान हैज़ अ रिकॉर्ड। बाबर को भी सपोर्ट की ज़रूरत है ना। बाबर आजम के साथ अब कौन यही सपोर्ट करेंगे ना इनको। यासिर शाह सपोर्ट कर, रिजवान सपोर्ट कर लेंगे, 20-20 बॉलें खेल लेंगे बाकी सारे। नहीं, मेरा पॉइंट है बाबर आजम भी किसी ऐसी अगर 10 पे 3 पे आउट आएंगे तो वो बंदा हर दफा आपको सेंचुरी करके नहीं जा सकता ना। एक दफा चलेगा, 2 दफा चलेगा, लेकिन हर दफा तो आपको बेल आउट नहीं कर सकते। तो ज़रूरत है हमें कि वो, जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम जो भी टॉप 6 सिलेक्ट करेंगे ना, इन टॉप 6 में हमारे हर बैट्समैन ने एक इनिंग में तो 0 पे आउट होना ही होना। हाँ, आराम से एक इनिंग पे तो होना ही होना। मैं इस हद तक भी जाऊँ कि बंदा के किसी हमारे हर टॉप 6 के बैट्समैन ने एटलीस्ट एक इनिंग्स में एक दफ़ा फर्स्ट बॉल डक पे आउट होना ही होना। बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत हाई पॉसिबिलिटीज। अब दुआ ये करनी चाहिए कि ये पहले टेस्ट की पहली इनिंग में ये सारे ना वो इकट्ठे ना हो जाए। बाकी तो हमारा बेस्ट चांस एट विनिंग अ मैच इज द फर्स्ट टेस्ट मैच। और ये हमने लास्ट में भी बात की थी। हाँ। और जब हमने स्क्वाड सिलेक्शन की बात कर रहे थे पिछले लाइव प्रोग्राम में, और ये वेस्ट इंडीज़ ने भी प्रूव किया हाँ कि इंग्लैंड वीक होता है फर्स्ट मैच। और मेरे ख्याल में ये हमने अभी जब इनको लॉर्ड्स में फेस किया हाँ, था तब भी फर्स्ट मैच। और मेरे ख्याल में ये अभी भी ट्रू है, पाकिस्तान अभी भी पहला टेस्ट मैच जीत सकते हैं। बेस्ट चांस हमारा वही है। उसके बाद ज़रा मुश्किल है क्योंकि फिर इंग्लैंड कोई ना कोई दिक्कत ढूंढ लेता है। वेस्ट इंडीज़ को उन्होंने 4 दिनों में मतलब बारिश के बावजूद फारिग कर दिया। आखिरी मैच भी आराम से वेस्ट इंडीज़ के पास इतना टाइम मिल गया तो उनको ड्रॉ खेल सकते थे, वो फिर भी नहीं कर सकते पूरा दिन उनको एक फोर्थ। लेकिन अभी भी वही बात है यार कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है पाकिस्तान का। जिस तरह हमारा हिस्टोरिकली चलता है, एक प्लेयर चल गया फॉर एग्जांपल, लीड थोड़ी मिलती है, स्पिनर्स चले, जो एक ट्रेडिशनल हमारा फॉर्मूला है। हमारे पास सिर्फ एक है, नसीम शाह। अच्छा, मैंने शायद फवाद आलम करने लगे। नहीं, फवाद आलम तो नसीम शाह खेलेंगे। नसीम शाह अगला मैच तो हमारा एलिमेंट है ना। नसीम शाह हमारे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। नसीम शाह आपका सेकंड मैच खेलेंगे, फर्स्ट मुझे मुश्किल लग रहा है खेलते हुए। अब एक जो हम डिजास्टर गलती कर सकते हैं वो ये है कि अगर हमने सोहेल खान या इमरान खान को खिला दिया टेस्ट वो आपस में जो प्रैक्टिस मैच की बेस पे, आई थिंक वो बहुत बड़ी गलती होगी। नहीं, उसकी वजह से। और पर्सनली आई डोंट थिंक 2 स्पिनर्स खिलाने की सेंस बनती है इंग्लैंड की टीम इतनी, या हमारे पास कोई इतने टॉप अब्दुल कादिर और सकलैन मुश्ताक खेल रहे हो ना दोनों तरफ से, 2 शेन वॉर्न और 2 मुरलीधरन हो। यासिर शाह पे आप रिलाई कर नहीं सकते इस टाइम। और दूसरा, इस टाइम आपके पास कोई जेन्युइन स्पिनर है नहीं, वो सारे मेक शिफ्ट है। शादाब खान ऑलराउंडर है T20 में, आप उनको वो कंसिडर करते हैं। फवाद अहमद तो खैर बॉलिंग ही नहीं करते। काशिफ भट्टी अगेन, कितने ट्राइड एंड टेस्टेड है, कितना आपको वो ट्रम्प कार्ड है आपका कि वो स्पिनिंग ऑप्शन 10 विकेट निकाल लेंगे। आई थिंक कि अगर हमने टॉप 7 तो हमारा आई थिंक थ्रू आउट द सीरीज फिक्स करना चाहिए, ताकि कुछ नहीं जो तीसरे मैच भी आखिरी इनिंग में खड़े हो जाए बेचारे। यार आई थिंक वो डिपेंड करेगा ना कि फ़हीम और फवाद में कौन खेल रहे हैं। उनमें जो नहीं चलेगा वो फिर अगले में रिप्लेस हो जाएगा टॉप 7 में आपके। बाकी सारे तो जगह पक्की है सबकी, या अनलेस आपके कोई दोनों में से कोई एक जो है वो दोनों दफ़ा 0 पे आउट हो, ओपनर फिर इमाम आ जाएंगे। बाकी सारे तो किसी को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। यही 2 स्पॉट्स हैं बस, या 5 नंबर है या ओपनिंग स्पॉट है। ये अजहर का, असद का, बाबर का तो कोई नहीं छेड़, 3, 4, 5 तो कोई नहीं छेड़ने लगा, कोई नहीं छेड़ने वाला। और 3, 4, 6 आपका रह गया, तो आपको ऊपर से ओपनर में से कोई एक जो बुरी तरह फ्लॉप होगा, 2 या 5 तो इनमें से कोई जाएगा। तो जो आपका कीपर है, बॉलिंग में ये है कि हमारे पास एटलीस्ट कीपर भी आपके कंफर्म है, कीपर आपके टेस्ट मैच तीनों खेलेंगे रिजवान। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। बॉलिंग में हमारे पास थोड़ी सी रोटेशन की चॉइस आ जाती है डिपेंडिंग ऑन, अगर फर्ज करेंगे 2 तरीके ने, या तो क्योंकि हमारा हर बॉलर ने एटलीस्ट एक इनिंग्स गुजारनी बगैर विकेट लिए। ये तो आई थिंक नॉर्मली भी हो जाता है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन हमारे पास स्पेसिफिकली ये होगा। तो अब उसमें ये है कि अब्बास बीच वाला मैच ना खेले, दैट्स व्हाट आई थिंक। पॉसिबिलिटी है रेस्ट के नाम पे, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्रैम्प सा टूर है। नसीम शाह 2 से ज़्यादा मैच ना खेलें, 2 कंसेक्यूटिव बिल्कुल ना खेलें। नसीम शाह आई थिंक फिर वो सेकंड ही खेलेंगे जब अब्बास नहीं खेलेंगे। और उसके अलावा आई थिंक कि शाहीन
वो भी इंजरी होने का रिस्क है, वो भी आई डोंट थिंक नहीं शाहीन खेल सकता है यार। आई थिंक हमारे किसी भी बॉलर को 2 से ज़्यादा मैच नहीं खेलनी चाहिए। टेस्ट चैंपियनशिप अपनी जगह, हमने इंजर करके अगला टूर खराब कर देना वो जब क्योंकि अभी आपका इसके बाद वो भी T20 भी तो है ना, उसमें भी इनमें से कुछ प्लेयर तो शाहीन और नसीम ही खिलाने। हाँ शादाब भी तो खेलेंगे आपके। जनरली इनमें से कुछ लोग हैं जो आपके हैं, रिजवान भी टेक्निकली इस टाइम वो भी T20 स्क्वाड का हिस्सा तो हैं। तो इस तरह तो डेफिनेटली है, सरफराज भी हैं ही हैं। इसके अलावा फिर आपका बाबर आजम है। तो हमारी टीम में वो डेप्थ नहीं है कि इंग्लैंड की 2 टीमें अलग अलग खेल रही हैं। हमारी मोरलेस यही टीम है, सिवाय 3-4 प्लेयर्स को आगे पीछे करने के बाद। आपके बॉलर्स क्या हैं, अब्बास नहीं खेलेंगे, बाकी नसीम शाह बिल्कुल खेल सकते हैं, शाहीन अफरीदी खेल सकते हैं, शिनवारी खेल सकते हैं, ये जो आपके T20s हैं। शिनवारी में हाँ टेस्ट मैच खेले तो हैं। नहीं मैं T20 की बात कर रहा हूँ। खान नहीं खेलेंगे, इमरान खान नहीं खेलेंगे, मतलब T20 में ये आ जाएंगे ज़्यादा। चलो आमिर आ जाएगा, हारिस रऊफ। लेकिन आई थिंक वो फर्स्ट टेस्ट में तो शायद नहीं शरीक हो रहे, फर्स्ट मैच में तो नहीं होंगे। हाँ उनका उसके वो बाद क्वारंटीन का पीरियड नहीं पूरा हुआ है। वो भी एक ऑप्शन है, डिपेंड्स कि आपके फर्स्ट इनिंग में किस तरह का जाता है। लेकिन लेट्स सी क्या बनता है। आई थिंक a lot of our tour will depend on the first day। टॉस जीत के क्या करना चाहिए हमें, जो मर्जी हो जाए बैटिंग। वेस्ट इंडीज़ वाली गलती नहीं करनी। जेसन होल्डर ने हर दफ़ा टॉस जीत के बॉलिंग की, क्या मिला उसको करके पता नहीं यार। स्टैट्स कह रहे हैं कि बेटा पहला टॉस जीत के बैटिंग करोगे, जिसने पहले बॉलिंग की वो हारा ही हारा। मज़े की बात है कि अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का इतना बुरा अब रिकॉर्ड का फ़र्क नहीं रहा, क्योंकि हमने यूएई में उनको हरा के काफ़ी हद तक मैच बराबर कर लिए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आज तक 24 मैच हुए हैं और उनमें से 4 पाकिस्तान जीता और 2 इंग्लैंड जीता। बाकी सारे के सारे ड्रॉ। तो हिस्टोरिकली हम ड्रॉ खेलते आए हैं। और 54 में पहला मैच हुआ था, 2000 में आके इंग्लैंड अपना पहला मैच जीता है पाकिस्तान में, वो भी कराची में। ठीक है, जहाँ पाकिस्तान 50 साल बाद मैच हारा था। और उसके बाद ये एक मैच मेरे ख्याल है कहीं और जीते थे पाकिस्तान के अंदर ही। तो टोटल आज तक पाकिस्तान में तो सीन कोई नहीं। इंग्लैंड में पाकिस्तान ने 12 जीते हैं, इंग्लैंड ने 23 जीते हैं। और फिर आप आते हैं यूएई में, तो या न्यूट्रल एवेन्यूज़ की बात करें आप, तो उसमें पाकिस्तान ने 5 और 1 करके। तो इन अभी इस टाइम 21 और 25 की रेशो है, विच इज़ नॉट बैड। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ हिस्टोरिकली बाकी सारी टीम्स का जो विन रेशो होती है वो बहुत बुरी है। और पाकिस्तान की इस टाइम साउथ एशियन टीम में सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है। और हमारा सिंस 2010 50% विन रेट है वहाँ पे, द हाईएस्ट। तो नॉट सेइंग मैच बिकॉज हमने खेले टोटल 6 मैच हैं, 3 जीते 3 हारे। तो लेकिन आई थिंक फर्स्ट अच्छा बीच में एक 4 मैच टूर और 2 मैच टूर हुआ, अब ये एक 3 मैच टूर है। तो दे डोंट वांट इंग्लैंड और जो भी ऑर्गेनाइजर ने, दे डोंट वांट कि ये ड्रॉ हो किसी भी तरह। यार देखो ना, टेस्ट चैंपियनशिप का मज़ा भी तो तभी है ना, अगर आप सारे ड्रॉ खेलते जाएंगे। उसकी बेहतर है कि आप सीरीज़ के विन हो, पीपल बट टीम शुड गो फॉर द विन। असल तो कॉन्सेप्ट यही है टेस्ट चैंपियनशिप का, वरना तो कोई सीन नहीं है। और अभी तक टेस्ट चैंपियनशिप में ज़्यादातर मैचेस के रिजल्ट्स भी आए हैं, मेरे ख्याल से तकरीबन सारों के ही आए हैं। ड्रॉ बहुत कम है। आई डोंट थिंक कोई हुआ होगा तो वो बारिश है इस तरह कुछ होता है, लेकिन कोई थ्रिलिंग ड्रॉ मेरा नहीं ख्याल हमें कोई मिला है अभी तक। आई माइट बी रॉन्ग, बट इस तरह लास्ट जो थ्रिलिंग ड्रॉ था वो ऑस्ट्रेलिया ने हमारे अगेंस्ट ही किया था दुबई में, जो मुझे याद है। हाँ, और वो थ्रिलिंग तो कहीं से नहीं था, बस ड्रॉ ही था। मतलब हम लगे हुए थे, वो आउट नहीं हुए और क्या। हाँ, तो उसमें थ्रिलिंग ही था। यही होती है थ्रिल। चलिए फाइनल अब खत्म करने से पहले प्रेडिक्शन 3-0 हारेंगे हम। 3-0 हारेंगे। अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होता हूँ, विच इज़ सेइंग अ लॉट इस पाकिस्तानी टीम से। वो आई थिंक 2-1 हम कर लेंगे। थोड़ा सा तो यार शो लगना चाहिए ना, इवन दो कि ना उनके तमाशा ही ना हमारे तमाशा ही है। तो नहीं, वो क्राउड नॉइज़ हम निकाल ही लेंगे। हम जिस तरह से हम मैच फॉलो करते हैं, घर बैठ के देख रहे होते हैं, क्रिकेट पे देख रहे होते हैं, टीवी पे देख रहे होते हैं, हमारे लिए तो बराबर ही है। ट्रू, मे बी 2-1 आई थिंक जीतने का चांस तो। आई थिंक जो वाहिद एडवांटेज है पाकिस्तान को वो यही होगा कि हमें आदत है बगैर क्राउड के खेलने की दुबई में। तो शायद हमारी टीम इतनी फेज ना हो इस चीज़ से। हम लोग नहीं एटलीस्ट होने वाले। किसी ने कहा भी था, वो सबसे अच्छा कमेंट तो वो ख़वातीन का था कि मतलब दिस इज़ हाउ वुमेन क्रिकेट्स लुक लाइक। किसी ने कमेंट किया था और वो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे और उन्होंने ही कहा था कि हमें तो आदत है खेलने की, मर्दों को पता चल रहा है। बट हाँ, पाकिस्तान को भी आदत है। सो इट्स प्रीटी मच। इंग्लैंड ने भी 3 मैच इस तरह खेल ही नहीं है, तो हो सकता है वो इतने ना हो फेज। इंग्लैंड फॉर्म में आ चुका है, अब हम तीनों हार भी सकते हैं क्योंकि अब वो फॉर्म में आ चुके हैं। वो जो पहला टेस्ट मैच था वो वेस्ट इंडीज़ लेके जा चुका है, खुल गया इनका, वो खोल गया। वो कह रहे हैं कि आएंगे। पर बाकी देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि ब्रॉड भी फॉर्म में लाइफ हैं और इसके अलावा बेन स्टोक्स भी हैं। और वो अपने का तो यार पर्पल पैच 1.5 साल से चल रहा है यार। इसके बावजूद अभी उन्होंने जो है वो 1 साल से वनडे भी नहीं खेला, हालांकि वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक उन्होंने कोई वनडे भी नहीं खेला। बट फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी क्या बनता है।
तो इसके साथ हम ये करेंगे कि फिर हर रोज़ रात को जूम पोस्ट मैच पोस्ट मैच डे के एंड पे मेरा ख्याल है 5-10 मिनट का सेशन किया जा सकता है, हर कोई अपने दिन की भड़ास निकाल लेगा। होपफुली हमें 5 दिन सेशन करने को मिलेगा बजाय इसके कि 4 दिन मिले या नोइंग अस 3 दिन। गुड ओल्ड डेज ऑफ 2002 53 58 ऑल आउट मतलब नहीं इतने बुरे पूरी टीम ने मिलकर इतना स्कोर नहीं किया जितना हेडन ने स्कोर किया था उस मैच थोड़ी सी में। पॉजिटिविटी, हम बिलो 100 किसी में नहीं आउट होंगे। हाँ नहीं वो ठीक है, जो मुझे लग रहा है हम एक मैच 10 विकेटों से, एक मैच इनिंग से और एक मैच को 150 रन से हारेंगे। ये तो सारी पॉसिबिलिटी बता दी आपने। लेकिन लेट्स सी, फिर इंशाल्लाह जो है लाइव डे 1 के इख्तिताम पे आपसे मुलाकात होगी। See you next time. अल्लाह हाफिज़।